नोकिया तो हमारे बचपन का प्यार रहा है, लेकिन अचानक नोकिया के फोन गायब ही हो गए थे। लगता था कि नोकिया बचपन तक ही रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 2008 में नोकिया ने ओवर $76 बिलियन बनाए। ये तो टॉप पर थे मोबाइल मार्केट इंडस्ट्री में, बट कुछ सालों में उनके सारे मार्केट शेयर लूज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बैंकरप्सी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो एंड उनके एग्जीक्यूटिव्स मार्केट से ही भाग गए थे। बट एक आदमी ये चीज नहीं सह पाया। यह है स्टोरी कैसे एक सिंगल आदमी ने नोकिया को डिस्ट्रॉय किया था एंड कैसे दूसरे ने इसे एक नई जिंदगी दी इस मॉडर्न स्मार्टफोन एरा में। नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का बाप था। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही थी, वैसे वैसे नोकिया भी अपने कदम बढ़ा रहा था। 1996 में उनका रेवेन्यू $7.5 बिलियन था, बट 2008 में उनका रेवेन्यू 10 गुना हुआ था। लेकिन यहां सब कुछ चेंज होने वाला था। नोकिया की डोमिनेंसी के टाइम कुछ अलग चीजें हुई। 2007 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पूरी दुनिया को चेंज करने में थी, एंड उसी की वजह से नोकिया का वो जो ड्रीम था वो रुक गया था। लोगों ने देखा कैसे फोन मार्केट चेंज हो रहा था रातों रात। नोकिया फोन्स एक क्लासिक ब्रिक फोन्स थे जो अलग थे आईफोन से। आईफोन स्मूथ एंड पॉलिश थे एंड ऑल्सो फास्ट थे एंड सही यूजर एक्सपीरियंस दे रहे थे। एंड ऑल्सो एक नई चीज थी इसमें, वो थी टच स्क्रीन। किसी ने भी ऐसी चीज नहीं देखी थी कभी। स्मार्टफोन्स तो नए नए ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए नोकिया के पास एक परफेक्ट पोजीशन थी मार्केट में बने रहने की। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लीक हुई इंटरनल रिपोर्ट से बताया कि नोकिया नर्वस ही नहीं था इस नई प्रोडक्ट से, उल्टा वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। इंजीनियर्स ने बताया था कि आईफोन को मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि आईफोन तो एक बेसिक ड्रॉप टेस्ट भी पास नहीं कर पाया। बट नोकिया वाले मानते थे कि ये जो आईफोन था एक नीश प्रोडक्ट था, बट असल में वो वही देख रहे थे जो वो देखना चाहते थे। नोकिया को एक भरोसा माना जाता था, बट टाइम टू टाइम वो जो मजबूती थी उसे उतना कंसिडर नहीं किया गया। लोगों को अब कुछ नया, कुछ स्मूथ टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए था। स्मार्टफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया था। नोकिया देख रहा था कि कैसे लोग यूज एंड शो कर रहे थे ये नए स्मार्टफोन्स को, एंड आगे कॉम्पिटिटर्स इस मार्केट में ऑफर करने लगे अपने स्मार्टफोन्स। 2008 में HTC और गूगल ने अपना T-Mobile G1 निकाला। ये पहला वर्जन था जिसमें एंड्रॉयड चलता था। इस वक्त नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने हल्के में ही ले लिया था आईफोन को। तो कैसे इस चीज का उन्होंने जवाब दिया। Nokia this week announced its long-awaited iPhone killer. नोकिया ने N97 निकाला। इसके पास 5 मेगापिक्सल कैमरा था, एक कीबोर्ड था जो स्लाइड करके बाहर आता था, आईफोन से 2 गुना ज्यादा स्टोरेज, GPS सिस्टम, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो थी टच स्क्रीन। नोकिया बहुत कॉन्फिडेंट था N97 पर, इतना कि उन्होंने इसका नाम भी दे दिया आईफोन किलर। बट असल में ये इतना भी खास नहीं था। ये बारी था, ओल्ड फैशन था, स्क्रीन भी सही से काम नहीं कर रही थी, एंड ऑल्सो एक बड़ी प्रॉब्लम आई इनके ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन से। सिम्बियन एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था उनके पुराने फोन्स का, बट अब वो एंड्रॉयड एंड iOS से भी महंगा पड़ रहा था इन्हें। सिम्बियन एक नाइटमेयर था थर्ड पार्टीज के लिए। लॉन्च के टाइम उनके ऑनलाइन स्टोर पर N97 के अंदर ओवर 500 एप्लीकेशंस थी, बट उस वक्त एप्पल ऐप स्टोर के ओवर 100,000 थे। N97 एक बहुत बड़ा फेल रहा, एंड इस वक्त नोकिया को रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत है, एंड ये चेंज आया इनके नए CEO से। सितंबर 2010 में नोकिया ने अपने नए CEO की अनाउंसमेंट की। स्टीफन एलोप माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस डिवीजन का हेड रहा था। उसकी लीडरशिप में उसने माइक्रोसॉफ्ट को ऑफिस से इंट्रोड्यूस कराया। एलोप ने बहुत प्रॉफिट बनाया था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एंड उसे चेंज एजेंट नाम से भी जाना जाता था। नोकिया इस चीज के लिए बहुत डेस्परेट था, बट इस चेंज की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। उसके पहले ही दिन नोकिया में एलोप ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई पूरे कंपनी के साथ। ये एक हिस्टोरिक डे था जिसे पूरा एलॉबरेटली समझाया है ऑपरेशन एलोप बुक में। ये बुक नोकिया के पुराने एम्प्लॉय द्वारा लिखी गई थी। द कैफेटेरिया वॉज क्लोज द होल डे एंड अ स्टेज वॉज बिल्ट स्पेशली फॉर द इवेंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द लॉबी।
ये लोकेशन बता रहा है कहाँ हुई थी मीटिंग। डोर्स वेयर कवर्ड विद सिक्योरिटी एंड हर किसी को बताया जा रहा था कि कैमरास बंद करना एंड कोई रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी उस इवेंट के दौरान। उसके बाद एलोप ने स्पीच देना चालू किया। आई हैव लर्न्ड दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ बर्निंग प्लेटफॉर्म। देयर इज इंटेंस हीट कमिंग फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स more rapidly than we ever expected. Apple disrupted the market by redefining the smartphone and attracting developers to a closed but very powerful ecosystem. At the mid-range, we have Symbian. It's proven to be non-competitive in leading markets like North America. Additionally, Symbian is proving to be an increasingly difficult environment, leading to slowness in product development. The battle of decisions has now become a war of ecosystems, where ecosystem include not only the hardware and software of the device, but developers, application, e-commerce, advertising, etc. Nokia, our platform is burning. We are working on a path forward, a path to rebuild our market leadership. I believe that together we can close to define our future. But इस स्पीच ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की। इससे नोकिया के प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू खत्म हो गई, जिससे नोकिया प्रॉब्लम से क्राइसिस में चला गया। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इनकी स्पीच लीक हो गई, जिससे नोकिया की जो ब्रांड की इज्जत थी वो खराब हो गई। सेल्स कम होना चालू हो गई, जिससे शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया। बट एलोप को इस चीज का टेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था नोकिया क्राइसिस में हो, जिससे वो कुछ चेंज ला सके बोर्ड मीटिंग में कुछ दिनों बाद। सिम्बियन का तो खेल ही खत्म था, बट क्वेश्चन ये था कौन इसे रिप्लेस करता। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो नोकिया का फ्यूचर बताएगा। वो अडॉप्ट कर सकते थे एंड्रॉइड को, जो बड़ा कॉम्पिटिटर था एप्पल iOS का, जो डोमिनेट कर रहा था मार्केट को। बट एलोप की नजरें कहीं और थी, जिससे नोकिया पूरी तरीके से बदल जाता। एलोप ने बताया वो यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट OS, जो विंडोज फोन है वो। इतना टाइम नहीं था इनके पास कि वो गूगल से नेगोशिएशन करे। यहां से क्राइसिस भी चल रहा था, तो विंडोज फोन पर जाना ही एक चॉइस थी इनके पास। एलोप का एक डीप रिलेशनशिप था माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई साथ में ही, जिसमें नोकिया हार्डवेयर देगा, R&D एंड मार्केटिंग करेगा, एंड ऑल्सो विंडो OS यूज करेगा ऑब्वियसली। फरवरी 2011 में एलोप ने वर्ल्ड के सामने एक नया नोकिया प्रेजेंट किया। सिम्बियन को रिप्लेस किया विंडोज के OS से। नोकिया के हिसाब से ये थर्ड इकोसिस्टम है स्मार्टफोन मार्केट में, एंड ऑल्सो एक जरिया नोकिया के आगे बढ़ने का। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो डेवलप कर सके ये नए जनरेशन का विंडोज फोन, एंड ऑल्सो मार्केटिंग भी कर सके इसकी। ये दो कंपनीज एक चैलेंज दे रही थी बाकियों को, एंड इंडस्ट्री पर राज करना चाहती थी वापस से। इनके स्टेक्स भी महंगे होने लगे। नोकिया अपने बहुत पैसे खो रहा था, एंड साथ में ही Q2 लॉस 368 मिलियन यूरो का वो भी हुआ। अगर कंपेयर करें तो इसे 227 मिलियन यूरो का प्रॉफिट भी इनने किया था पिछले साल। देन नोकिया ने इस प्रोडक्ट को पब्लिक कर दिया, द लूमिया 800 एंड लूमिया 710। इनके नए स्मार्टफोन्स जिसमें विंडोज 8 OS था, जिससे तो चीजें बद से बदतर हो गई। नोकिया के फोन पहले से ही इंटरफेस यूनिक था, बट बहुत ही यूनिक था। यूजर्स को वापस से स्मार्टफोन चलाना सीखना था। बहुतों को ये चीज अजीब लगी। आप देख सकते हो कि ये पहली डेस्कटॉप बनाने वाली कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। सिर्फ यही नहीं, विंडोज ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए नोकिया पर। विंडोज OS को दोनों फोन चाहिए थे एक कोर प्रोसेसर चलाने के लिए, बट वहां से जो कॉम्पिटिटर्स थे वो ऑपरेट कर रहे थे ड्यूअल और क्वाड कोर्स पर। मतलब नोकिया बहुत पीछे था स्पीड एंड पावर के कंपैरिजन में। स्टोरेज भी कम ही थी, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं था। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसमें एप्स की भी कमी थी। विंडोज 8 का एक बैड इंप्रेशन रहा बहुत सारे डेवलपर्स पर, एंड क्योंकि ये फोन्स थोड़े लेट लॉन्च किए गए थे, बहुत सारे यूजर्स पहले से ही एंड्रॉयड एंड iOS पर बैठे थे। विंडोज फोन का खराब सीन रहा, जिससे एलोप ने अपने फेमस स्पीच में पॉइंट आउट किया था। टाइम के साथ साथ ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि एलोप एक्चुअली में लॉयल था कि नहीं, क्योंकि लग रहा था कि वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही है। एलोप अड़ा था विंडोज पर ही, इवन तो उसे पता भी था कि ये एक खराब चॉइस है। अगर उन्होंने एंड्रॉयड यूज किया होता, चांसेस थे कि वो बच सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बार इससे बड़ा रिस्क लेने का सोचा, एक ऐसा रिस्क जो आगे जाके एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को यह लगा कि एलोप खुद ही सारे डिसीजंस ले रहा है बिना बोर्ड को इन्फॉर्म करे। यह भी पता चला कि जो उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया था नोकिया माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप के बारे में, वो एक रात पहले बना था।
उसके बाद वो चीज सामने आई थी। नवंबर 2011 एंड अप्रैल 23, 2014 के दौरान इन्होंने 52 मिलियन ल्यूमिना स्मार्टफोन्स बेचे थे, जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे थे। वहां से देखे तो सैमसंग को बस 2 ही महीने लगे इस नंबर तक पहुंचने में। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा फेलियर रहा, जिसकी वजह से सारी नजरें एलोप पर जाने लगी। लोगों को इसकी लॉयल्टी एंड काबिलियत पर शक होने लगा। फिर आखिरकार उसने किया क्या इतना सब होके? 2014 में एलोप ने वापस से माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एंड साथ में ही बहुत सारा पार्ट ले लिया नोकिया का। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के डिवाइसेस सर्विसेज ले लिए फॉर $7.2 बिलियन। इस डील के साथ एलोप माइक्रोसॉफ्ट में प्रेसिडेंट बन गया मोबाइल डिवाइसेस ग्रुप का। बुरा तो ये हुआ कि इसने साथ में ही बहुत सारी लीडरशिप भी ले ली नोकिया की। गिवन अवर लॉन्ग पार्टनरशिप विद नोकिया and the many key Nokia leaders that are joining Microsoft, we anticipate a smooth transition and great execution. दुख भरी स्टेटमेंट है ना, बट एक्चुअली में इसका उल्टा ही हुआ वहां। एलोप के ज्वाइन करने से पहले उनके पास 33% मार्केट शेयर था स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, बट नोकिया उनके पास 3% से भी कम बचा था। ये पार्टनरशिप दोनों के लिए एक नुकसान था, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस थी। माइक्रोसॉफ्ट नुकसान उठा सकता था। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का फोन बिजनेस ही बेच दिया 2016 में अबाउट $350 मिलियन में। लॉस उठा लिया एंड वापस से क्लाउड पर चले गए। बट नोकिया दूसरे साइड से उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें 4.9 बिलियन यूरोस का लॉस हुआ था एंड अकेले ही रह गए, क्योंकि उनके सारे की एग्जीक्यूटिव्स भाग गए थे एंड ऑल्सो उनका बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन। यहाँ से बहुत सारे लोग भूल गए थे नोकिया को एंड इसकी एग्जिस्टेंस को। नोकिया खत्म हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी थी। यहां से देखे तो नोकिया का हिस्सा लॉस में चल रहा था एलोप की लीडरशिप के अंडर। नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स डिपार्टमेंट एक अनप्रॉफिटेबल हिस्से में था, पर 2009 में नोकिया ने राजीव सूरी को अपॉइंट किया एज ए हेड एंड 2014 में इसने इसे एक बड़े स्केल पर प्रॉफिटेबल बनाया। इस सेक्टर ने नोकिया की जान बचाई थी एंड ये स्टार्टिंग से ही नोकिया का लीडर था, क्राइसिस में भी। 2014 में सीरी को अपॉइंट किया गया एज ए नया सीईओ। यहीं से उसने अपने प्लान्स बोलना स्टार्ट किए। नोकिया को नए से बनाएंगे, एफोर्डेबल प्राइस में होगी, कंपनी को वापस से स्केल करेंगे, बट कैसे करेंगे? ये आंसर आया सूरी के पुराने सेक्टर से। विद ओवर 3 स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, नेटवर्क्स, हेकी एंड टेक्नोलॉजीज एंड आवर पोजीशन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, वी आर वेल प्लेस्ड टू मीट आवर गोल टू बी लीडर इन द टेक्नोलॉजीज फॉर अ वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सूरी कंप्लीटली अपोजिट था एलोप के। उसकी स्ट्रेटजीज हवाई एंड रिस्की नहीं थी, कुछ तो इसे बोरिंग भी कह रहे थे। ये सब लोग एक चीज पर फोकस कर रहे थे, वो थी स्टेबिलिटी, जो कि हम क्लियरली देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो कम ही था। नोकिया को वापस से ट्रस्ट बनाना था शेयर होल्डर्स के साथ। जो पैसा मिला था माइक्रोसॉफ्ट की डील के बाद, उन्होंने वापस से उस पैसे से शेयर खरीदे नोकिया के। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला, नोकिया के शेयर्स 3% से 14% हो गए एंड एक इंपॉर्टेंट बात, जो पुराने शेयर्स थे उनकी वैल्यू बढ़ने लगी। सूरी को पता था कि नोकिया को एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन पर रखना जरूरी है। इस माइक्रोसॉफ्ट के हादसे के बाद शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा अपनी कंपनी पर, ताकि वो बाकी अपना प्लान जो था वो एक्टिवेट करे। नोकिया ने इन्वेस्ट करना चालू किया अपने नए स्ट्रैटेजी पर। 2015 में उन्होंने अल्कैटेल लूसेंट को खरीद लिया $16.6 बिलियन में। रीजन ये था कि ये फर्म होल्ड करता था प्रेस्टिजियस एंड हिस्टोरिक बेल लैब्स को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस R&D लैब्स है टेलीकम्युनिकेशंस में, जो ओन करता है ओवर 29,000 पेटेंट्स। सीरी इन्वेस्ट कर रहा था एक बड़ी चीज में, वो टेक्नोलॉजी जिससे इसका बिजनेस आगे बढ़ जाता, 5G। नोकिया 5G नेटवर्क बना रहा था, वो भी कमर्शियल होने से पहले। वो इस चीज में सबसे पहले रहना चाहते थे, जैसे थे वो पहले मोबाइल मार्केट में। वो अकेले नहीं थे, इनके अगेंस्ट में हवाई एंड एरिक्सन भी थे, जिनके पहले से ही बड़े नेटवर्क्स थे एंड आराम में थे वो। लेकिन नोकिया के लिए ये चीज चेंज होने वाली थी। कुछ सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद 2018 में नोकिया ने अपनी बड़ी चीज एंड रिसर्च सामने लाई, रीफ शार्क। वो कंप्यूटर चिप्स जो स्पेशली डिजाइन थे 5G के लिए। ये पहले नहीं थे, बट रीफ शार्क तो तबाही मचाने के लिए आया था। इसकी बैंडविड्थ 84 Gbit पर सेकेंड तक पहुंच सकती थी, 3 गुना ज्यादा उनके पिछले 5G चिप्स से। रीफ शार्क ऑल्सो 50% छोटा था एंड पावर कंजप्शन को अप टू 64% बचाता था, जिससे ये सस्ता पड़ता था चलाने में।
सूरी को जहां लगता वो चेंज लाता, कंज्यूमर्स एंड बिजनेस के पर्सपेक्टिव से B2B एंड B2C करते। उसके अनाउंसमेंट के बाद ही नोकिया ने अनाउंस किया उनकी पार्टनरशिप NTT डोकोमो से, जो कि एक सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जापान की। ये तो एक शुरुआत थी। नोकिया जल्दी ही सप्लाई करने लगेगी ये चीज बड़े जायंट फर्म्स लाइक AT&T एंड वोडाफोन को। एंड 2020 के बाद उन्होंने 100 कमर्शियल 5G एग्रीमेंट सिक्योर कर ली थी। 2024 में ये नंबर ओवर 300 चला गया। ये करंटली कंट्रोल कर रहे 29% ऑफ 5G मोबाइल मार्केट चाइना के बाहर। इनके 2020 प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्ट्स ने 6.4 बिलियन की सब्सक्रिप्शन सपोर्ट पाई है उनके बहुत सारे कस्टमर्स से। सूरी का इन्वेस्टमेंट एंड नया रूप काम आया। माइक्रोसॉफ्ट से अलग होने से पहले उनका रेवेन्यू 6 बिलियन तक गिर गया था, बट 2022 के बाद उन्होंने जो नया अवतार लाया नोकिया को, उसने $20 बिलियन ऐड किए उनके रेवेन्यू में। नोकिया आने वाले टाइम में 10वीं नंबर पर होगा $25 बिलियन का मार्केट कैप लेके। पहली बार था जो उन्होंने हासिल किया था जो वो 17 सालों में ना कर पाए, वो स्टेबिलिटी। नोकिया ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सरवाइव किया इस इम्पॉसिबल रूट में। एलोप के जाने के बाद एंड माइक्रोसॉफ्ट में वापस आने से वही मोबाइल डिवाइसेस को वापस से सफर करना पड़ा। उसकी रिस्की स्ट्रेटजीज की वजह से नोकिया का डाउनफॉल हुआ एंड ऑल्सो उसका भी। 2015 के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस ग्रुप को बंद कर दिया था एंड कुछ चंद पैसों में बेच दिया एंड एलोप को भी निकाल दिया था। उसके बाद से वो कभी वैसा कामयाब नहीं हो पाया जैसे वो पहला हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। यहां से राजीव सूरी ने कंपनी को बचाया एंड ऑल्सो लॉयल भी था। उसका आगे का सोचना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, इसकी वजह से नोकिया बचा रहा। यहां हमने एक चीज देखी, दोनों ने, एलोप एंड सूरी ने डिसीजंस लिए, बट दोनों के डिसीजन में बहुत फर्क था। कैसे उसने बचाया, कैसे उसने गिराया। यहां हमें पता चलता है डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। इसलिए जब भी डिसीजन लो सोच समझ के लिया करो। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।